बस्ते, मेरा नाम अंकिता है। मैं माइग्रेशन एंड असाइलम प्रोजेक्ट में एक प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर के रोल पे हूँ। हमारी टीम जेंडर के इश्यूज़ पे काफ़ी काम करती है और इस बैकग्राउंड में मैं एक कुछ मोमेंट्स बात करना चाहूँगी कि ये जो सेशन है ये ज़रूरी क्यों है। जैसे सर ने आउटलाइन किया है कि एक सवाल ये रहता है कि जो घरेलू हिंसा का अधिनियम है, टीवी एक्ट है, ये 2005 में आया है। तो पहला सवाल ये बनता है कि क्या औरतों के पास कोई तरीका नहीं था, कोई उपाय नहीं था, अगर उनके साथ घरेलू हिंसा हो रहा है तो कोई भी रिलीफ मांगने का या पाने का। और ऐसा तो नहीं है। तो क्या हुआ करता था कि हमारे पास क्रिमिनल लॉज हमेशा से थे, लेकिन घरेलू हिंसा इम्पोर्ट का अधिनियम जो है वो इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसे एक क्वासी क्रिमिनल रेमेडी माना जाता है। और इसका ये मतलब है कि इस कानून के अंतर्गत क्रिमिनल लॉज के जो रेमेडीज़ है, जो रिलीफ है, वो चले नहीं जाते हैं, बट ये उनके साथ साथ उनको और मजबूत बनाने में कोशिश करते हैं। तो अब अगर हम सोचें कि घरेलू हिंसा अधिनियम जो है वो 2005 में आया क्यों, उसके पीछे रीज़न क्या हो सकता है। तो अगर हम एक्ट का थोड़ा मुआवजा करें तो हम देखेंगे कि इसमें पनिशमेंट जो है, सज़ा देना, इससे फोकस हटा के दूसरी चीज़ों पे फोकस कई ज़्यादा दिया गया है कि हम सुरक्षा कैसे करें, रेसिडेंस का किस तरह से करा जाए, क्या टेम्परेरी कस्टडी की क्या बात हो सकती है, मॉनेटरी रिलीफ यानी कि पैसों की भरण पोषण की जो सुविधाएं हैं वो इन टाइप के प्रोसेसेस कैसे किए जा सकते हैं। ये सारे क्वेश्चंस भी हम डीवी एक्ट के अंतर्गत देख सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस हम क्यों आंसर करना चाहेंगे एक एक्ट के अंतर्गत, जब हमारे पास सज़ा देने की, जो जिन्होंने गलती की है, जिन्होंने गुनाह किया है, उनको सज़ा देने का मौका है। क्योंकि अगर आप सर का एड्रेस भी देखेंगे और एक्ट का इंटेंशन भी देखेंगे, पहला सवाल ये है कि पीड़िता को किस चीज़ की ज़रूरत है। और ये जो सोच है इसे हम सर्वाइवर सेंट्रिक प्रोटेक्शन बोल सकते हैं, या पीड़िता को मद्देनज़र रखते हुए किस तरह से कानून बनाए जा सकते हैं, ये एक नज़रिया हम इस एक्ट के अंतर्गत हम देख सकते हैं। और कोई भी पीड़िता को अगर वो घर छोड़ रही है किसी भी कानूनी घरेलू हिंसा की वजह से, तो पहली चीज़ उनको ज़रूरत हो सकती है कि उनको सुरक्षा रहे और घरेलू हिंसा उनके साथ ना हो, या फिर उन्हें दिन बर दिन डे टू डे भरण पोषण की ज़रूरत हो सकती है। बच्चों का ख्याल कैसे रखना है, ये सवाल आते हैं। सो पीड़िता की जो नीड्स है वो कहीं ना कहीं डीवी एक्ट कई ज़्यादा आंसर कर पाती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाती है, जिस तरह से क्रिमिनल लॉज कई बार सक्षम नहीं हो पाते हैं। तो इसीलिए पहला जो एंट्री पॉइंट है किसी भी पीड़िता के लिए, वो डीवी एक्ट के अंतर्गत काफ़ी आसान बनाया गया है। और अगले 1 घंटे में हम कई लोगों से बात करेंगे जहाँ पे हम ये किस तरह से ये आसान बनाया गया है, क्या प्रोटेक्शंस है, क्या प्रोविजंस है, ये हम समझ पाए। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ना कि सिर्फ रिलीफ अलग है, बट ऑल्सो हम किस टाइप की अथॉरिटीज़ हम जा सकते हैं, किस तरह के स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, वो भी अलग है। आज हम जैसे संजू मैम से बात करेंगे जो वन स्टॉप सेंटर में काम करते हैं, तो वो आपको बताएंगे कि वन स्टॉप सेंटर्स क्या कर सकते हैं ऐसी पीड़िताओं के लिए, उनकी इमीडिएट नीड्स को मद्देनज़र रखते हुए। उसके अलावा हम एक्ट के अंतर्गत ये भी देखेंगे जो रूपाली मैम बताएंगी आपसे कि प्रोटेक्शन ऑफिसर्स होते हैं, डीआईआरस क्या होता है, और इस टाइप के रेमेडीज़ हमें क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन या क्रिमिनल लॉस का सहारा लेने से ज़्यादा मदद क्यों करती है। तो ये एक हिस्सा हुआ टीवी एक्ट का। इसके अंतर्गत एक और जो बहुत इम्पोर्टेंट इशू है वो ये है कि कहीं भी एक्सेस टू जस्टिस की जहां हम बात करते हैं, तो किसी भी पीड़िता के लिए कोर्ट आना अपने घर से निकल के, ये रास्ता भी काफ़ी लंबा होता है। जो भी सोसाइटल प्रेशर्स हो, फैमिली प्रेशर्स हो, खुद के अपने अंतर्गत ये हो कि हमने रिलेशंस ख़राब नहीं करने हैं, हमारे बच्चों का ध्यान रखना है, ये सारे जो हमारे फैमिली यूनिट के प्रेशर्स होते हैं, ये सारों को निकल के कोर्ट तक पहुंचना, ये रास्ता भी काफ़ी लंबा होता है। और इसके लिए ना कि ये सिर्फ ज़रूरत है कि हम पीड़िता को बोले कि आपके पास हिम्मत होनी चाहिए, बट ओवरऑल जैसे हम आज इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, क्योंकि सोसाइटी में जागरूकता होनी चाहिए ताकि पीड़िता को उस तरह का सपोर्ट भी मिल पाए। तो कम्युनिटी लेवल पे हम किस तरह से ये जागरूकता बढ़ा सके, ये एक्सेप्टेंस ला सके कि
कल को जाके अगर कोई पीड़िता आगे आती है तो उन्हें बैकलैश ना फेस करना पड़े, उन्हें जितना कम रेजिस्टेंस हो सके उतना वो फेस करे, और अब आगे आके जुडिशियल सिस्टम जो है, चाहे वो लीगल एड के तौर पे हो, चाहे वो किसी तरह से किसी प्रोबोनो सपोर्ट के थ्रू हो, वो उसको एक्सेस कैसे कर सके, ये जो रास्ता तय करना है, ये हम कई कई इसके ऊपर थोड़ा हम डिस्कस करेंगे फैज़ान के साथ, जो कम्युनिटीज़ के साथ डायरेक्टली काम करते हैं, डायरेक्टली इंटरवेंशन करते हैं। क्योंकि अगर आप कहते हैं कि पीड़िता आके रिपोर्ट कर सके, तो उसके लिए उस तरह का माहौल भी बनाना एंटायर सोसाइटल स्ट्रक्चर में, जहाँ वो निकल के सेफ फील कर सके, सुरक्षित फील कर सके रिपोर्ट करने में और कानूनी मदद लेने में, ये एक माहौल बनाने का किस तरह से हम आगे स्टेप्स ले सकते हैं, ये सोचना भी ज़रूरी है। सो सर्वाइवर सेंट्रिक प्रोटेक्शन में ये हम नहीं सोचेंगे कि सिर्फ आखिरी रिजल्ट क्या होगा, क्या ऑर्डर मिल सकता है, क्या फ़ायदा हो सकता है, या आउटकम क्या है, बट क्या हम पीड़िता को कोशिश कर रहे हैं कि वो जिस समय पे चाहती है रिलीफ, उस समय पे उसे वो रिलीफ मिल सके, जिस चॉइस की रिलीफ वो चाहती है, चाहे वो उस घर में रह के ही वो अपना केस चलाना चाहती है, तो हो सकता है शेयर्ड हाउस होल्ड का ऑर्डर हो, या चाहे वो किसी और घर में रह के अपना सुरक्षा रखना चाहती है, या फिर वो किसी तरह से अगर उसके साथ वापस घरेलू हिंसा होता है तो उसका प्रोटेक्शन मांग सकती है। ये चॉइस ऑफ रेमेडीज जो है वो हम डीवी के अंतर्गत देखेंगे, और कंट्रोल विद इन द लीगल प्रोसेस इस तरह से कि आगे जाके कैसे टाइप के प्रोसीजर्स हो सकते हैं, किस टाइप के इम्प्लीमेंटेशन में बदलाव हो सकता है क्रिमिनल लॉ से, जो उसके लिए ये प्रोसेस आसान भी बनाए। ऐसा ना हो कि जो डर कई लोग पीड़िताओं को और हम में से कई लोगों को भी होता है कि लीगल सिस्टम से इंटरेक्ट करने का जो एक हेजिटेशन होता है, वो डीवी एक्ट के थ्रू, क्योंकि ये एक ऐसा एक्ट भी है जहाँ पे आप मैजिस्ट्रेट्स, बोला जाता है कि मैजिस्ट्रेट्स आर फ्री टू सेट देयर ओन प्रोसीजर, मतलब मैजिस्ट्रेट के हाथ में होता है कि वो किस तरह से प्रोसीजर सेट करते हैं, तो ये लीगल प्रोसेस को भी ईजियर किस तरह से किया जा सकता है। सो कंट्रोल विद इन द लीगल प्रोसेस, ये क्वेश्चन भी हम कुछ हद तक के एक्सप्लोर करेंगे। तो और टाइम ना लेते हुए हम संजू मैम से सुनेंगे कि पहले तो कि क्या एक्ट के अंतर्गत, जैसे मैंने बताया कि कुछ अलग अलग प्रोटेक्शंस है सिर्फ सज़ा के बिना, तो ये क्या क्या प्रोटेक्शंस है, और क्या ये प्रोटेक्शंस जब हम क्रिमिनल लॉज में देख रहे हैं तो हम मेनली मैरिज या मैरिटल स्ट्रक्चर में देख रहे हैं, क्या डीवी का प्रोटेक्शन मैरिज के बियॉन्ड भी एग्जिस्ट करता है, कौन से और रिलेशनशिप्स होते हैं, कौन से और ऐसे रिश्ते नाते होते हैं जिनको हम कवर कर सकते हैं डीवी के अंतर्गत, और इन प्रोटेक्शंस को लेने में डे टू डे ओएससी का जो इंटरवेंशन है, वो किस तरह के चैलेंजेस देख रहे हैं, या पीड़िता किस तरह की रेमेडीज मांग रही है जिसमें ओएससी का मदद होता है, क्योंकि जो लीगल प्रोसेस है वो डिफिकल्ट है नेविगेट करने के लिए।